अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पावर शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर इम्तियाज़। नाज़रीन, मुल्क की सियासत में एक और नई पार्टी का इजाफा हो गया है, अवाम पाकिस्तान पार्टी। और ये पार्टी जो है वो साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी साहब और साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल साहिब ने मिलकर जो है वो बनाई है। इससे पहले भी जब माजी की हम बात करें तो मुल्क में बहुत सारी पार्टीज़ जो है वो कुछ इलेक्शन से पहले भी एक पार्टी मंजर आम पर आई, जो जहांगीर तरीन साहब ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनाई और बहुत बहुत बड़े नाम उस पार्टी के अंदर जो है वो शामिल किए गए थे। लेकिन इलेक्शन में कोई खातर खा कामयाबी हासिल नहीं कर सकी। उस पार्टी में जितने बड़े नाम जो है वो शामिल किए गए थे, लग ये रहा था कि ये नाम जो है वो इलेक्शन में बहुत ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे, लेकिन कोई इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट नहीं कर सके। बल्कि एक आध सीट ही उनको मिली, वो भी जो है वो सीट एडजस्टमेंट करके नून लीग के साथ उन्होंने वो सीट हासिल की। और अब जो है वो जहांगीर तरीन साहब जो है वो पार्टी छोड़ चुके हैं और अलीम खान साहब के सपोर्ट वो पार्टी की जा चुकी है। और उसके साथ साथ आज की पेशरफ्त कुछ इस तरह से थी कि एक बड़ी पार्टी फिर से बड़े नामों के साथ जो है वो आ रही है। ज़ईम कादरी साहब इसमें होंगे, एक साबिक गवर्नर भी इसमें है, और मिफ्ता इस्माइल साहब इसमें हैं, शाहिद खकान अब्बासी साहब इसमें हैं। बहुत बुलंदोबाग दावे किए गए हैं एज़ यूजुअल, जिस तरह से पहले पार्टियां आती हैं, पार्टियां दावे करती हैं। तो शाहिद खकान अब्बासी साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि हम फार्म 47 वाली पार्टी बिल्कुल नहीं बनाएंगे और ना ही कोई ऐसी पार्टी बनाएंगे कि जिससे लोगों को तासुर ये जा रहा होगा कि शायद इस्टेब्लिशमेंट ने कहा है पार्टी बनाने को तो हम पार्टी बना रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ आवाम की खदमत के लिए आए हैं। और एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये भी कहा कि अमूमन पार्टीज़ जो हैं वो बनती हैं इलेक्शन से पहले, और हमने पार्टी बनाई है इलेक्शन के बाद, और हम ग्रास रूट लेवल से मामलात को देखना चाहते हैं और फिर जो है वो जाकर ये हम फैसला करेंगे कि किस तरह से आवाम की खिदमत हमने करनी है और किस तरह से पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करना है। वकास अब्रेज़ खान साहब इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे, तजियाकार हैं, और इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद होंगे मोहम्मद नदीम कुरैशी साहब, रहनुमा PTI हैं, ये भी हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल होंगे। तो सबसे पहले रुख करते हैं वकास अब्रेज़ खान साहब की तरफ। वकास साहब, सियासी पार्टियां बनती रहती हैं और फिर कल्चर जो है वो पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा परवान चढ़ रहा है कि जो रुकन जो है वो नाराज़ होता है अपनी पार्टी से, वो कुछ देर साइड पे बैठता है और कुछ देर बाद जो है वो पार्टी अपनी बना के सामने आ जाता है। तो एक छोटे से टाइम स्पैन के अंदर दो बड़े नामों के साथ जो है वो पार्टियां सामने आई हैं। आज अवाम पाकिस्तान पार्टी का जो है वो शमूलियत का ऐलान किया गया है शाहिद खकान अब्बासी की जानिब से सर्किट के अंदर कि हम मुल्की सियासत के अंदर आ रहे हैं और हम जो है वो बहुत अच्छी सियासत करेंगे, करप्ट लोगों को सामने नहीं लेकर आएंगे, और अगर तो हमारी पार्टी में किसी ने आना है तो उसकी साख बहुत अच्छी होनी चाहिए। जो करप्ट लोग हैं, जिनके ऊपर कोई भी मुकदमात हैं या किसी भी उनकी जो है वो गलत चीज़ में उनके नाम है, करप्शन में उनके नाम है, तो हम उनको पार्टी में शामिल नहीं करेंगे। किस तरह से देखते हैं इस तमाम सिनेरियो को और इस पार्टी के मुस्तकबिल को? देखिए, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर गुज़िश्ता 40 सालों से जो दो बड़ी जमातें थी, फिर उसके बाद 25 साल की स्ट्रगल के बाद PTI को भी जो है वो हुकूमत मिली और उन्होंने भी 3.5 साल हुकूमत की। इन तीन पार्टीज के अलावा अभी तक जितनी भी पार्टीज गुज़िश्ता 40 सालों के अंदर बनी, मेरा नहीं ख्याल कि कोई एक सूबे से बढ़ के उन्होंने जो है वो नुमाइंदगी हासिल की हो। वो MQM ले लें, आप अवामी पार्टी ले लें, या आप रिसेंटली जो बनने वाली पार्टीज का हवाला दिया तो आप पाक सरजमी पार्टी ले लें, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ले लें, या आज के रोज जो पार्टी तश्कील दी गई आप इसकी मिसाल ले लें। इन तीनों पार्टीज में के अंदर शायद ये जो नाम थे, जब वो अपनी अपनी जमातों के अंदर मौजूद थे, लोग इनको वोट भी देते थे, इनको इज्जत भी देते थे। उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि शायद पाकिस्तान के अंदर ये तीनों जमातों का जो है वो वोट बैंक मौजूद है। चाहे पीपल्स पार्टी का सिंध की हद तक है, या KPK के अंदर कोई थोड़ा बहुत है, या पंजाब के अंदर। इसी तरह नून लीग का आप देखें तो नून लीग का पंजाब के अंदर भी है, सिंध के अंदर भी है, और इसी तरह PTI का अभी बज़ाहिर तो यही नजर आता है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर वोट बैंक। अगर ये जो 3-4 पार्टीज बनी और इन्होंने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से, या डेमोक्रेसी के हक में आवाज उठाते हुए कि हमारा भी हक है पॉलिटिकल पार्टी के अंदर, कि हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, इसको रिस्पेक्ट किया गया है, वैल्यू किया जाए, ऑनर किया जाए, और ये लोग शायद एक नजरिए के तहत आए कि हमें अपनी पार्टीज के अंदर जो गलत चीजें थी, जो कमियां थी, कजियां थी, कोताहियां थी, नकाइस थे, हम उन चीजों से नाराज होकर हमने एक विजन के तहत एक मतमा नजर हासिल गजर लेकर आए। लेकिन जो गुज़िश्ता इलेक्शन के अंदर इस्तेकाम में पार्टी के अंदर जो बड़े बड़े बुर्ज समझे जाते थे हमारी सियासत के, या पंडित या मर्दारी समझे जाते थे कि ये लोग जो है वो बहुत बड़े नाम है और जिस पार्टी में जाएंगे वो पार्टी में जो है वो इनकी सीट जो है वो कंफर्म ही समझी जाएगी। लेकिन जिस तरह आवाम ने उनको यक जुम्बिश कलम मुस्तरद कर दिया,
या वो तमाम लोगों को रद्दी की टोकरी की नजर कर दिया कि आप लोग अपनी पार्टियों से भागे हैं या छोड़ के आए हैं या आपका कोई नजरिया नहीं, या जिस फ्लैग के नीचे या अम्ब्रेला के नीचे खड़े हैं हम आप लोगों को सपोर्ट या सपोर्ट नहीं करेंगे। तो अभी जितनी भी पार्टीज बनेगी उसमें उमर साहब मुझे ये नजर आता है कि अगर हम पीपल्स पार्टी का वजूद देखते हैं तो 50-55 साल से मौजूद है। अगर हम नून लीग का देखते हैं 35-40 साल से, इसी तरह पीटीआई भी 25 साल से। जो भी पार्टीज बनेगी एटलीस्ट उसे 10-15 साल अवाम के अंदर अपनी मकबूलियत के लिए, पजीराइत के लिए बहुत ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ेगी, मशक्कत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत मशक्कत की भट्टी में पिघले बगैर ये लोग समझेंगे कि ओवरनाइट जो है इन लोगों को पूरे पाकिस्तान में मकबूलियत मिल जाएगी, कि एक सूबे में मकबूलियत मिल जाए, तो ये चीज जुए शेर लाने के मुतरादिफ है, यहाँ हथेलों पर सरसों जमाने के मुतरादिफ है। ये जो पार्टी जितनी भी नहीं बन रही है, आल्दो कि इनका अपनी क्यादत के साथ या लीडरशिप के साथ एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, जुबैर साहब का था, मुफ्ता इस्माइल का था, हकान अब्बासी का था, लेकिन जब ये लोग उस पार्टीज के अंदर मौजूद थे उस वक्त वजारत को एंजॉय कर रहे थे या वजारत आला को एंजॉय कर रहे थे या वजारत उस्मा को एंजॉय कर रहे थे, क्या उस वक्त भी ये इन लोगों ने आवाज उठाई? या जब इन लोगों ने ये समझा कि हमारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को इज्जत नहीं दी जा रही है, हमें किनारा कश करने की कोशिश की जा रही है, उस वक्त ये लोग जो अपने मफादात को हवा देने के लिए निकले? मेरा ख्याल है कि ये जो पार्टीज हैं कुछ टाइम के लिए जो है ये लाइमलाइट में आती हैं, ज्यादा देर तक अगर ये वजूद बरकरार रखते हैं तो जब तक इनकी नस्लें आगे आके 20-25 साल की स्ट्रगल नहीं करेंगी, जो कि ये जितने भी लोग हैं, ये नवासी साहब, शबासी साहब, ये इमरान साहब, ये जितने भी इनके एज फेलोज आ रहे हैं, इनको फर्दर अपनी पार्टी को एस्टैब्लिश करने के लिए 15-20 साल रिक्वायर है। अच्छा वकास साहब, अब एक चीज वाज़ेह फर्क है इस पार्टी के अंदर, अमूमन तौर पे जो भी पार्टी आती है वो इलेक्शन से कुछ देर पहले ही आती है। ये बात भी हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, और ये पार्टी में एक नई चीज़ ये है कि इसने 5 साल स्ट्रगल करनी है, और मे बी 5 साल में क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है ये पार्टी? देखिए 4 साल अगर ये लोग स्ट्रगल करते हैं और 4 साल बाद या 4.5 साल बाद इलेक्शंस होते हैं, तो जनरल इलेक्शन से पहले इनके पास कौन सा ऐसा अलादीन का चिराग है जिसको रगड़ेंगे तो अवाम के मसाइल को उनकी दहलीज पे या वफूर डोर स्टेप पे हल करेंगे? या ये कैसे नोटों की बोरियों के मुंह खोलेंगे और लोगों को जाकर उनको उनकी जो बिजली के बिल हैं, जो पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतें हैं, जो इंतहाई मतवस्त तबका है जो इस वक्त कसम पुर्सी का शिकार है, तो उनकी कैसे ये लोग दाद रसी करेंगे या कैसे इनको हेल्प आउट करेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि पूरे पाकिस्तान के अंदर ये लोग जितना मर्जी सरमाया इन्वेस्ट कर दे तो ये किसी किस्म की वजीर, एक ही इनके पास इंस्ट्रूमेंट है, टूल है कि बातें, नारे, दावे कि हमें मैंडेट दिया जाए, और उस मैंडेट के लिए आपको अपने गुज़िश्ता द्वार के अंदर अपनी डेजिग्नेशन के हवाले से जो आपकी परफॉर्मेंस रही है वो आवाम के सामने रखनी पड़ेगी। देखिए अगर कोई नया शख्स है, अगर आप किसी नए शख्स को मौका देने जा रहे हैं, वो लोग उसकी आप बात सुने, उसका नारा, उसका दावा, उसकी बातें, लेकिन जो लोग पहले से आजमाए हैं और वो लोग फिर दोबारा से आए और फिर अपनी परफॉर्मेंस की बजाय फिर लारे, फिर दावे, फिर बातें, फिर मूनशाइंस, तो मेरे ख्याल में अवाम जो है सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वजह से इतनी बाशऊर हो चुकी है कि इन लोगों ने अपने जो दौरे हुकूमत के अंदर जब हकान अब्बासी साहब थे तो कौन सा ऐसा इन्होंने कोई तीर मार दिया या कौन सा इन्होंने ऐसा काम किया कि जिसकी वजह से ये पाकिस्तान के अंदर जो है अर्तुगरुल गाजी की तरह जाने जाते हैं? तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह 4.5 साल या 4.5 साल भी अपनी स्ट्रगल करने के बाद, पॉलिटिकल एफर्ट करने के बाद, चूंकि पाकिस्तान के अंदर हमारी सियासत के अंदर पैसा एक हकीकत है, लेकिन आपने ये देखा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर वही जहांगीर तरीन जिनको कहा जाता है कि जिनके जहाज हैं, वो जो इनको एटीएम मशीन कहा जाता था पीटीआई के लिए, जब वो पीटीआई से उस धरे से निकले तो फिर उन्होंने आप देख लिया बिल्कुल इसी तरह वो भी डेंट क्रिएट नहीं कर सके, अल्टीमेटली अपनी पार्टी में जाने के बाद अपनी नशिस्त को भी सिक्योर नहीं कर सके। इसी तरह अली खान साहब हैं और दीगर जितने भी बड़े बड़े नाम जो कंसीडर किए जाते थे, मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो आपकी सियासत है, आप हाजी आसिफ साहब को देखें या दीगर जो बड़े सियासतदान उनको देखें, वो यही कहते हैं कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब हमारे सर पे ना हो या इनकी पार्टी का अम्ब्रेला या टिकट ना हो तो हमें जो है हम दोपहर को क्या सुबह 10 बजे हार जाए। अच्छा, सईम कादरी साहब की ही एक मिसाल है, इसी पार्टी में वो भी शामिल थे और आपने देखा कि इससे पिछले जो इलेक्शन हुए थे उसमें जो है उनका एक क्लैश आया था, और फिर जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा था सिर्फ 1000 के करीब वोट डले थे इनको। इसी तरह मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अवाम के अंदर जिस पार्टी की स्ट्रेंथ है उसके कैंडिडेट्स जो है मौजूदा इलेक्शंस के अंदर आप देख रहे हैं 2024 के इलेक्शंस हैं,
इसमें तो जो है इसने अंगुष्ठ बदंदा कर दिया पूरी पाकिस्तान की आवाम को, पूरी मीडिया को, कि जिस पार्टी की आवाम के अंदर रूट्स हैं, उसके चाहे फर्स्ट लेयर जो लीडरशिप थी या फर्स्ट ईयर लीडरशिप थी, अगर वो जेलों में थी या वो टिकट सबमिट नहीं करवा सके, उसके बावजूद भी जिसको जहां जहां पे भी टिकट मिली उसको इंतखाबी निशान मिला या नहीं मिला, पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट्स पे चढ़ा दिया गया कि ये जो हमारी पार्टी का नामजद जो उम्मीदवार है। तो मेरे ख्याल में लोगों ने झोलियां भर भर के वोट डाले। तो इससे एक बात जो है रोज़े रोशन की तरह यहाँ हो जाती है कि पाकिस्तान के अंदर शायद लोग नई पार्टीज को या नए चेहरों को या नए मतमा नजर को या विजन को जमाने की बजाय यही जो 2-3 पार्टीज हैं इन पे ही ज्यादा रिलाई करते हैं, बजाय इसके कि 3-4 हीरोज को लेकर। ये हीरोज जो है वो ये कौन से जो है वो इंटरनेशनल हीरोज हैं कि जिनके पीछे अवाम की एक पूरी फॉलोशिप है, एक फैन। अच्छा वकास साहब, एक बात बहुत काबिल जिक्र है कि नून लीग से ताल्लुक था शाहिद खगान अब्बासी साहब का। मिफ्ता साहब का तो समझ आता है कि उनको वजारत ख़जाना के कलमदान से एक तो हटाया गया, फिर इसहाक डार साहब को बनाया गया, उसके बाद उनकी पॉलिसीज़ को जो है वो तनकीद का निशाना बनाया गया। तो ये एक मामला तो उनका ख़राब नज़र आता था, लेकिन शाहिद खगान अब्बासी साहब ने इलेक्शंस पे सवालात उठा दिए, तो इस पर भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ हमें एक ब्रेक की जानिब बढ़ना है। ब्रेक के बाद आएंगे तो अपनी डिस्कशन को जो है वो यहीं से इसका आगाज़ करेंगे। नदीम कुरैशी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। तो ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं पावर शो में। और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे ईरान में होने वाले सदारती इंतखाबात के हवाले से। मसूद पज़ेश्कियान ने ये सदारती इंतखाबात जीत लिया है और सईद अल जलीली को जो है वो शिकस्त दी है। इंतखाबात के दूसरे मरहले में मसूद पज़ेश्कियान को 1,63,00,000 वोट मिले हैं, जबकि उनके जो हरीफ थे 1,35,00,000 वोट मिले हैं सईद अल जलीली को। अगर हम इंतखाबात की बात करें तो पेशे के एतबार से जो है वो मसूद पज़ेश्कियान जो है वो सर्जन है, और उसके बाद जो है वो इब्राहिम रईसी की वफ़ात के बाद जो है वो सदारती इलेक्शन में इन्होंने जो है वो हिस्सा लिया और अब कामयाबी हासिल की। और पहले मरहले में जब ये इंतखाबात हुए तो 5 उम्मीदवार थे जिनके दरमियान ये मुकाबला था, और टर्न आउट वोटर्स का कोई इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। सिर्फ जो है वो 40% के करीब टर्न आउट रहा। कोई भी उम्मीदवार 50% से ज़्यादा वोट हासिल नहीं कर सका। उसके बाद जब दूसरा मरहला आया तो टर्न आउट जो है वो तकरीबन 49% रहा और मसूद पज़ेश्कियान जो है वो कामयाब करार पाए हैं। और वाज़ेह रहे, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मसूद पज़ेश्कियान जिसने भी सदारती इलेक्शन जीतना था तो वो ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला ख़ामनेई, उनके ये जो है वो जानशीन के तौर पे भी मुंतखब किए जाएंगे। और अब देखना ये है, आज के प्रोग्राम का पर्पज़ हमारा ये है कि अब ईरान की पॉलिसी क्या होगी। क्या वही पॉलिसी होगी जो इब्राहिम रईसी के होते हुए होती थी, या कुछ पॉलिसी के अंदर तब्दीली आएगी? क्या ईरान के ताल्लुकात किस तरह से रहेंगे अमेरिका के साथ, रूस के साथ, चीन के साथ? फिर गज़ा सूरत हाल के ऊपर क्या पॉलिसी अपनाई जाएगी? और इस तमाम सिनेरियो पर बात करने के लिए स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद होंगे उस्मान शाहिद साहब, बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर हैं। इसके बाद हमारे पास टेलीफोन लाइन पे मौजूद होंगे सावल खरल साहब, ये ईरानी अमूर के माहिर हैं। और टेलीफोन लाइन पे भी हमारे साथ मौजूद होंगे ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, ये तजियाकार हैं, इनको भी खुशामदीद कहेंगे। तो सबसे पहले रुख कर लेते हैं स्टूडियो में मौजूद उस्मान शाहिद साहब का। उस्मान साहब, बताइएगा कि ईरान के इंतखाबात हुए और इस वक्त सबसे ज़्यादा टॉक ऑफ द टाउन यही टॉपिक है ईरानी इंतखाबात का, और मसूद पज़ेश्कियान साहब ने ये इलेक्शन जो है वो जीत लिया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो सबके यही सोच रहे हैं और सब यही जानना चाहते हैं कि अब ईरान की पॉलिसी जो है वो क्या होगी इस तमाम इलेक्शन सिनेरियो के बाद। क्या वही पॉलिसी होगी, वही लेगेसी चलेगी जो इब्राहिम रईसी के वक्त में चल रही थी? थोड़ी सी अग्रेसिव पॉलिसी थी, या फिर अब जो है वो तब्दीली आएगी थोड़ी सी? जी, इसमें तो कोई शक नहीं कि मसूद पज़ेश्कियान के आने के बाद डेफिनेटली जो इस्लाह पसंद तहरीक थी वो इसके अंदर हावी नज़र आई हमें इलेक्शन के अंदर। लेकिन इस वक्त जो सबसे वाज़िया चीज़ है वो ईरान के अंदर एक तकसीम हम देख रहे हैं इस इलेक्शन के नतीजे के अंदर है। जिस तरह आपने बात की कि 79 के इनकलाब के बाद बात रन ऑफ तक चली गई, 40 साल में इससे कम लोएस्ट टर्नआउट कभी भी नहीं रहा। और अगर हम देखते हैं कि दोनों उम्मीदवारों के दरमियान जो फ़र्क है वो बड़ी क्लोज कॉल है, बड़ा क्लोजली कंटेस्ट किया गया और 10 लाख वोट जो थे उन्हें इनवैलिड करार दिया गया। तो मेरे ख्याल में ये मसूद पज़ेश्कियान की फ़तह तो ज़रूर है, लेकिन इसके अंदर एक डीप डिससेटिस्फेक्शन मैं देख रहा हूँ कि ईरानी कौम
अब जिस तरीके से ईरान को लेके जाया जा रहा है इस वक्त इंटरनेशनल अरीना के अंदर, उससे वो किसी सूरत में मुतमिन दिखाई नहीं देती है। हम देखते हैं कि अभी इस वक्त जो सिचुएशन का सामना है मसूद पज़ेश्कियान को है, उसके अंदर जो नैरेटिव उन्होंने शेप किया इलेक्शन के दौरान, जिस तरीके से वो प्रोटेस्टर्स को मारने के ख़िलाफ़ थे, अपनी बेटी के हमरा उन्होंने तहरीक चलाई, और साथ में वो चाहते हैं कि ख़वातीन अगर दुपट्टा नहीं लेना चाहती, स्कार्फ नहीं लेना चाहती, तो उन्हें फोर्सफुली जो है मजबूर ना किया जाए। इसके अलावा इंटरनेट की रिस्ट्रिक्शन ख़त्म करना चाह रहे हैं। पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो हैं उनकी आज़ादी की वो बात करते थे। तो मेरे ख्याल में उनको कई दरियाओं का सामना करना पड़ेगा मौजूदा तनाजुर में। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जो इलेक्शन इस वक्त अपना जो हारे हैं दूसरी साइड के ऊपर, सईद अल जलीली, वो ईरान की जो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी कौंसल है उसके अंदर जो हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं आयतुल्लाह अली खामनाई को है। तो और वो साबिक नेगोशिएटर भी रहे हैं JCPO के है। तो मेरे ख्याल में काफ़ी एक अपना कंटेस्टिंग सिचुएशन है स्पेशली ईरान के प्रेसिडेंट के लिए, क्योंकि उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा कि जो एक पावरफुल एलीट है वहाँ की क्लैरिक्स की, उनको कन्फ्रंट करना, और उसके अलावा जो वहाँ पे सिक्योरिटी हॉक्स हैं पासदारान इनकलाब के अंदर, उनके साथ अपना इस चीज़ को मैनेज करना। क्योंकि अगर हम देखते हैं तो, और अगर हम देखते हैं इस वक्त कि जिस तरह गज़ा के क्राइसिस की हमने बात करते हैं, तो वो उनको इंटरनेशनल अरीना के अंदर अपना ये जो रेजिस्टेंस की अपना एक्सिस बना हुआ है, जिसमें अंदर वो हौसी बागी जो हैं उनको ईरान सपोर्ट करता है। जिस तरीके से लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह हम देखते हैं आलमोस्ट अटैक करने के करीब आ चुकी हुई सूरत हाल वहाँ पे, उनको किस तरीके से बैक करेंगे। पैलेस्टाइन के ऊपर हमास की सपोर्ट की बात करते हैं। इजराइल जिस तरीके से रशिया को वो वेपन सप्लाई कर रहे हैं, वो किस तरीके से क्या उसे आम दोबारा करते रहेंगे, इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे। और फिर JCPO की दोबारा से इंगेजमेंट की बात की जा रही है इनके आने के बाद, क्योंकि इनके साबिक बॉस जो थे उनके दौरे हुकूमत में हसन रूहानी के अंदर जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन को तय किया गया। तो मेरे हाल में एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। लेकिन दूसरी एंड पे हमें देखना है कि दुनिया के नवंबर के महीने के अंदर अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ने अभी इन्हें मुबारकबाद किसी नहीं दी है। तो मेरे ख्याल में एक मुश्किल सूरत हाल का इन्हें सामना करना पड़ेगा। जब ये इलेक्शन का वक्त चल रहा था तो कहा यह जा रहा था मसूद पज़ेश्कियान शायद ना जीतें, क्योंकि उसकी जो है वो जो सुप्रीम लीडर है आयतुल्लाह खामनाई, उनकी जानिब से भी ये वाज़ेह बयानात आए थे कि शायद ये ना आए। उससे ये बात अखज़ की जा रही थी, जिस तरह से आपने बताया कि ख़वातीन को पर्दा करना है या नहीं करना वो औरत की स्वाबदीद है, तो उनको थोड़ा सा लिबरल समझा जा रहा था। तो कोशिश भी सुप्रीम लीडर की यही थी कि शायद ये जो है वो उनको ना इलेक्ट करवाएं। जी, और पहले वो ये कर भी चुके हैं। 2021 के अंदर हम देखते हैं किसी भी इस्लाह पसंद रहनुमा को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं दी गई है। और इस दफ़ा हम देखते हैं कि पज़ेश्कियान के पीछे इस वक्त जवाद ज़रीफ़ जो कि साबिक गवर्नमेंट के अंदर वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर थे, उनकी सपोर्ट हमें नज़र आती है वहाँ के ऊपर। तो इसमें कतन कोई दो राय नहीं है कि ईरान के अंदर जो सोशल लिबरलाइजेशन है उसको मैं होता देख रहा हूँ। सफोकेशन का पीरियड किसी हद तक अगर मुकम्मल ना ख़त्म हो सका तो किसी हद तक उसके अंदर रिलैक्सेशन नज़र आएगी। और पॉलिटिकल वहाँ के ऊपर मैं देख रहा हूँ कि एक प्लूरलिज्म जो है ना वो नज़र आएगा। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग एलिमेंट ये देखने का कि क्या फॉरेन पॉलिसी को वो चेंज कर पाएंगे, जो कि बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन उस तरीके से क्लियर अपना जो है वो कोई गाइडलाइन नहीं देता कि ईरान का जो प्रेसिडेंट है वो फॉरेन पॉलिसी के अंदर उतना इन्फ्लुएंस कर सकता है जितना आयतुल्लाह अली खामनाई करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये बड़ी एक क्लोज सिचुएशन है, क्योंकि अभी इलेक्शन में वो कह रहे थे पज़ेश्कियान कि जब तक फॉरेन पॉलिसी अल्टर नहीं होगी तब तक हम इस इकनॉमिक केस से बाहर नहीं आ सकते। तो मेरे ख्याल में एक ऐसा बंदा जो ईरान के अंदर डॉक्टर है मेडिकल का और ऑफ कोर्स हार्ट सर्जन है, उनके लिए सर्जरी काफ़ी मुश्किल होती नज़र आती है। अच्छा मुझे अब ये बताइएगा कि ताल्लुकात की हम बात कर रहे थे, और फिर जिस तरह से हमने पुरानी पॉलिसी उनकी देखी कि जिस तरह से आपने कहा कि हिजबुल्लाह के साथ उनके ताल्लुकात कैसे थे, फिर एक इसराइल के साथ काफ़ी एक क्लैश उनका आया, और उसके बाद हमास को बड़ा वो सपोर्ट करते हैं। तो अब जो अमरीकी दबाव है उसके तनाजुर में क्या अभी भी वही पॉलिसी रहेगी या थोड़ा सा जो है नरम गोशा इनकी जानिब से अपनाया जाएगा? मेरे ख्याल में पज़ेश्कियान से ज़्यादा ये डिपेंड करता है कि तेल अवीव में बैठी नेतन्याहू की गवर्नमेंट किस तरीके से देखती है, क्योंकि ईरान के लिए अचानक से चीज़ों से पुल आउट करना बड़ा मुश्किल है मेरे ख्याल में। गज़ा के क्राइसिस के अंदर मुझे लगता है शायद सिचुएशन उतनी तब्दील ना हो, और रशिया को भी किसी सूरत में ईरान नहीं छोड़ सकता जिन्होंने हमेशा से उन्हें सपोर्ट किया। तो मेरे ख्याल में ईरान अपने इंटरेस्ट को बड़ा डेलिकेट मैनर के अंदर मैनेज करने की कोशिश करेगा। लेकिन एक सबसे बड़ी चीज़ है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर मुझे लगता है शायद उसको रिविजिट करे, क्योंकि जब तक JCPO को नेगोशिएट नहीं करेंगे
तब तक उन्हें वो लेवरेज और उन्हें वो वेंटिलेशन नहीं मिल सकती है मॉनेटरी टर्म्स के अंदर है। और डोनाल्ड ट्रंप अगर आ जाते हैं जिन्होंने JCPOA की तमाम डील कैंसिल कर दी थी, तो फिर मुझे लगता है कि बड़ा मुश्किल होगा पजिशकियान के लिए, क्योंकि पजिशकियान से ज़्यादा जो इंटरनेशनल एक्टर्स हैं वो किस तरीके से चीज़ को डील करते हैं, पजिशकियान दूसरे नंबर के ऊपर हैं, डिसीजन मेकिंग की पावर उनके पास नहीं है। तो जो रिएक्शन उनका होगा, रिस्पॉन्ड जो करेंगे, वो मेरे ख्याल में पहले डिसीजन के ऊपर मैटर करता है कि किस तरीके से यूरोप उनको वो लेवरेज देता है या नहीं देता। अगर जवाद ज़रीफ इस गवर्नमेंट का पार्ट बनते हैं तो मेरे ख्याल में बड़ी हद तक एक तरह का क्लियर मैसेज आता है यूरोप को कि हम JCPOA के ऊपर दोबारा से नेगोशिएट कर सकते हैं। यहाँ पे ये बात बताना चाहता हूँ कि चूँकि वो हार्ट सर्जन है और वो ये चीज़ जानते हैं कि वहाँ के ऊपर लाइफ सेविंग ड्रग्स तक अवेलेबल नहीं है और लोग बहुत ज़्यादा मुश्किल के अंदर हैं और इकनॉमिक सफोकेशन एक तरह से जिसमें स्टेट की करप्शन शामिल है, US की सैंक्शन का रजीम एक इम्पोज हुआ है वहाँ के ऊपर है। तो मेरे ख्याल में सबसे पहले जिस चीज़ को वो बेहतर करने की कोशिश करेंगे वो वहाँ पे माशी एशारी हैं। जी, दूसरी बात यह है कि अगर वो इसी तरीके से प्रॉक्सीज़ को सपोर्ट करते हैं, ईरान के वहाँ पे यमन के अंदर है और रेड सी पे अटैक किया जाता है वहाँ के ऊपर, जो कि वहाँ इंटरनेशनल ट्रेड हो रही है अमेरिका और यूरोप की स्पेशली है, और इसी तरीके से अगर वो शैडो आपके ख्याल में ऐसा हो सकता है सुप्रीम लीडर के होते हुए इन चीज़ों को रिलैक्स करना, क्योंकि पहले तो बहुत रिजिड पॉलिसी अपनाई गई थी इब्राहिम रईसी की जानिब से और आयतुल्ला खामनाई की जानिब से, वो सबकी जो है वो नाराज़ी मोल ले ली थी। तो क्या अब ये थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश करेंगे? मेरे ख्याल में सैंक्शंस जो है वो इनसे उठ जाएं और मेरे ख्याल में पजिशकियान को एक और इलेक्शन लड़ना अभी है जिसका ताल्लुक आयतुल्ला अली खामनाई से है। तो वो एक इंटरनल रिफ्ट है जो कि मैं होता हुआ बिल्कुल डेफिनेटली देख रहा हूँ, क्योंकि जो पहले अपना जिन्हें हराया गया अभी सईद अल जलीली, उनकी वो सरपरस्त जो थे वो आयतुल्ला अली खामनाई थे। तो मेरे ख्याल में एक तरह की टग ऑफ वॉर जो है वो डेफिनेटली चलेगी। फॉरेन पॉलिसी का फ्रंट किसी सूरत के अंदर वो लोग नहीं छोड़ेंगे और सिचुएशन भी हमें देखना है, वो नीड टू पुट थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव। किस तरीके से इजराइल ने जो सीरिया के अंदर इनकी कॉन्सुलेट को अटैक करके लेवल किया, तो और जिस तरीके से वो बार बार ईरान को अपना फ्रेम कर रहे हैं, ईरान को स्पॉट में खड़ा कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में उस वजह से वहाँ पे थोड़ी हॉकिश अप्रोच डेफिनेटली रखनी पड़ेगी इन्हें। और जैसे मैंने कहा कि वो पुतिन से भी बिल्कुल दस्तबरदार होने की पोजीशन के अंदर नहीं है। तो सिर्फ एक कुशन मुझे नज़र आता है जो कि यूरोप जो है उसकी तरफ से उन्हें मिल सकता है कि अगर वो दोबारा से डील जो है रीनेगोशिएट हो तो शायद कोई इकोनॉमिक सैंक्शन का जो रजीम इस वक्त सारी दुनिया की जो है वो नज़रें जो है इसराइल और फ़लस्तीन की जंग पर हैं और मामला जो है वो इसराइल और अमेरिका, आपने भी देखा है कि किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। मतलब आलमी इदारे भी जो बात करते हैं उस पर जो है वो बिल्कुल भी उस पर खातर खा कोई अमल दरामद नहीं होती है और वो भी बहुत रिजिड हैं अपने तमाम मामलात के अंदर। ईरान एक वाहिद हमने देखा था कि एक मुल्क खड़ा हुआ था कि जिन्होंने तोपें सीधी कर ली थी उनकी तरफ, और अब आप क्या देखते हैं इस पॉलिसी में, वो उसी तरह से एग्रेसिव रहेगा ईरान या फिर जो है वो मसूद पज़ेश्कियान के आने से कुछ और तरफ पॉलिसीज जा सकती हैं? यहाँ इनकी पॉलिसी से चलेंगी या आयतुल्ला खामनाई की पॉलिसी से? डेफिनेटली मुझे लगता है कि शायद डोमेस्टिक अफेयर के अंदर तो पज़ेश्कियान की पॉलिसी ही अपना चलें, लेकिन इंटरनेशनल अरीना के अंदर मुझे लगता है फॉरेन पॉलिसी के फ्रंट पे उन्हें मुश्किल पेश आएगी है। यहाँ पे पज़ेश्कियान के पास एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इस वक्त पॉइंट जो है, जिस तरीके से वो ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन को बेहतर करना चाह रहे हैं। अगर यहाँ पे हम देखेंगे जो साबिक अपना वहाँ के प्रेसिडेंट थे रईसी, जो कि वफात पा चुके हैं क्रैश के अंदर, उन्होंने पिछले साल 843 लोगों को कैपिटल पनिशमेंट दी। तो पूरी दुनिया की हेडलाइंस में जब आप आते हैं कि यूनाइटेड नेशन का फैक्ट फाइंडिंग मिशन आपके ऊपर उंगलियां उठा रहा है, यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट्स की जो बड़ा फ्रेमवर्क है जिनेवा के अंदर, वो रिपोर्ट पब्लिश कर रहा है कि 22 ख़वातीन को भी आपने जनाब लटका दी, और जिस तरह से ब्रूटैलिटी के साथ वहाँ पे अमीसा महीनी सितंबर 2022 के बाद हम देखते हैं कि मॉरल पुलिस जो है जिस तरीके से अटैक कर रही है, तो पज़ेश्कियान इस चीज़ के बड़े सख्त मुखालिफ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में कि उनके पास एक गुंजाइश है कि वो एक सॉफ्ट इमेज पोर्ट्रे करने के अच्छा, यहाँ से ये चीज़ भी काफ़ी काबिल ज़िक्र बात सामने आती है कि अवाम ने जो है वो उस पॉलिसी को मुस्तरद किया है और वो ये चाह रहे थे कि ये थोड़ा सा नरमी आए, रिलैक्सेशन आए। तो अवामी सपोर्ट जो है वो आल्दो इतना बड़ा फ़र्क नहीं है, तकरीबन 30-35 लाख का फ़र्क है, इस तरह से 10 लाख आपने कहा मुस्तरद हुए हैं, इतना बड़ा फ़र्क नहीं है। लेकिन उस सेटअप के होते हुए, सुप्रीम लीडर की रजीम के होते हुए इतना बड़ा टर्नओवर के साथ फिर जीत भी जाना, बिल्कुल ये एक बहुत बड़ा टर्नओवर होगा। और फिर ईरान के जो अपना इलेक्शन के अंदर जो नैरेटिव अपनाया पज़ेश्कियान में, वो अवाम से मुतल्लिक है कि हम गुंजाइश देंगे अवाम को, सोशली लिबरलाइजेशन की तरफ जाएंगे, और जो सख्त गिर एक थोड़ी सी इंतहा
इस्लाह पसंद तो शायद मुनासिब वर्ड ना होगा, लेकिन सख्त गिर जिस तरीके से पब्लिक डीलिंग गवर्नमेंट कर रही है उस चीज़ के वो हमायती नहीं रहे कभी भी है। तो मेरे ख्याल में वहाँ पे पब्लिक ने जो जिस अपना नारे पे उन्हें वोट दिया है, वहाँ पे मुझे लगता है एक तरह से कुशन मिलके एक लेजिटिमेसी क्रिएट होती है, जिस फ्रेमवर्क के अंदर वो किसी हद तक डोमेस्टिकली जो है वो वेंटिलेशन क्रिएट करने के काबिल रहेंगे। लेकिन डेफिनेटली इंटरनेशनल फ्रंट के ऊपर उन्हें आयतुल्लाह अली खामनाई की जो है वो शायद एक रिफ्ट का जो है ना वो सामना करना पड़ा। अच्छा, जिस तरह से पहले आपने जिक्र किया आयतुल्लाह खामनाई के साथ सबसे पहले तो उनका जो है वो मुकाबला होगा, तो आपको लगता है कि इतने मजबूत होंगे मसूद पज़ेश्कियान, क्योंकि वोट तो उनके साथ हैं, लेकिन क्या वो इतने मजबूत हैं कि आयतुल्लाह खामनाई के सामने खड़े होकर जो है वो आंख से आंख मिलाकर अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करा सकें, अंदरूनी हद तक की सही, लेकिन जो आवाम को जो जिन ज़रूरियात की चीज़ें जो है वो चाहिए, लाइक जिस तरह से आपने कहा कि पहले लिबरल होना चाहती है आवाम, ईरान पहले भी एक लिबरल सोच का हामिल मुल्क था, जो इसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बदलती गई। बिल्कुल अब उस तरफ जाता नज़र आ रहा है। मेरे ख्याल में थोड़ी नहीं बल्कि काफ़ी हद तक उन्हें मुश्किल रहेगी कि डोमेस्टिक्स अगर वो सर्कमस्टांसिस को भी तब्दील करना चाहते हैं तो उनका डायरेक्ट ताल्लुक है फॉरेन पॉलिसी के साथ, इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर है। तो मुझे लगता है अगर वहाँ के ऊपर इन्फ्लुएंस वो करना चाहेंगे तो उन्हें जब तक अपना वन पेज के ऊपर वहाँ पे भी एक सफ़े के ऊपर उन्हें आना पड़ेगा और आयतुल्लाह अली खामनाई के साथ है। तो मुझे लगता है आयतुल्लाह खामनाई शायद उन्हें किसी हद तक कुशन दें, क्योंकि ईरान इतने फ्रंट साइमल्टेनियसली अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मेरे ख्याल में इसीलिए लोगों की जो एक तरह से हमायत उन्हें मिली है, आयतुल्लाह अली खामनाई भी इस चीज़ को बड़े क्लोजली देख रहे होंगे कि उनकी पॉलिसी को भी मुस्तरद किया गया, उनके हमायती उम्मीदवार को भी अवाम ने वोट नहीं दिए। तो मुझे लगता है शायद उन्हें डोमेस्टिक सफ़ेयर के अंदर जो गुंजाइश चाहिए वो पज़ेश्कियान को किसी हद तक मिल सकती है, लेकिन हाँ बड़ी तब्दीली करने के या स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स करने की सिचुएशन ठीक है। उस्मान शाहिद साहब, सावल खरल साहब ने हमें जो है वो इस वक्त ज्वाइन किया है, ईरान अमूर के माहिर हैं। सावल साहब, मसूद पज़ेश्कियान ने इलेक्शन जीत लिया है 1,63,00,000 वोट लेकर, और सईद अल जलीली को शिकस्त हुई है, जिनके बड़े हामी नज़र आते थे आयतुल्लाह खामनाई, और अब जो है वो जीत चुके हैं मसूद पज़ेश्कियान। तो इनकी जीत के साथ क्या कोई तब्दीली देख रहे हैं ईरानी पॉलिसीज़ के अंदर? सावल खरल साहब सुन पा रहे? जी सर, सुन पा रहे हैं मेरी? जी आ रही है सर। बताइएगा कि मसूद पज़ेश्कियान की जीत के बाद ईरानी पॉलिसीज के अंदर कोई तब्दीली नजर आ रही है आपको, कुछ चीजें बदलेंगी? जिस तरह सेकंड राउंड में ये फैसला हो चुका है और मसूद पज़ेश्कियान जो है वो अब ईरान के नाम सदर के तौर पे हलफ उठाएंगे, और इसके साथ साथ डेफिनेटली ईरान की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है और एक्सटर्नल पॉलिटिक्स है उसके डिबेट शुरू हो चुकी है कि क्या उस पर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। चूंकि जो लोग ईरान के पॉलिटिकल सिस्टम को समझते हैं उनके लिए ये चीज बड़ी वाज़ेह है कि ईरान के निज़ाम के अंदर जो सबसे बड़ी पावर है, जो सबसे स्ट्रॉन्ग जो फिगर है वो उनका लीडर होता है, और सुप्रीम लीडर की के खिलाफ जाना या सुप्रीम लीडर की पॉलिसीज के अगेंस्ट जाना वो सदर भी अफोर्ड नहीं करता। आज तो सदर पब्लिक सपोर्ट से आते हैं, वोट लेके आते हैं, पब्लिक उनको नॉमिनेट करती है, और लेकिन इसके बावजूद जो सिस्टम है पॉलिटिकल सिस्टम वो इतना ज्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड नहीं करता प्रेसिडेंट को, बल्कि प्रेसिडेंट के ज्यादातर मामला जो होते हैं वो डे टू डे जो लाइफ के होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन के होते हैं, जिसको हम अल्फाज में गवर्नेंस कह सकते हैं, कि उसका ज्यादा जो फोकस होता है वो गवर्नेंस के ऊपर होता है। और जो बाकी की इशूज है, जिस तरह फॉरेन पॉलिसी को देखना, जिस तरह जो है वो न्यूक्लियर प्रोग्राम को के बारे में फैसला करना, या जंग के या अमन के बारे में बात करना, वो ज्यादातर जो है उस लीडर के ही डोमेन में आता है, वही उस पर बात करते हैं। तो मुझे नहीं लगता, मैं नहीं समझता कि बहुत ज्यादा फॉरेन पॉलिसी के अंदर या न्यूक्लियर डील के अंदर या इस तरह की चीजों में या पैलेस्टाइन वॉर के अंदर बाकी चीजों में का रोल वो उसके अंदर कोई तब्दीली आएगी। हाँ, अलबत्ता जिस नारे के साथ वो वोट जिन्होंने लिए हैं उन्होंने, और शान का जो नारा था जिसमें वो बात कर रहे हैं कि इकोनॉमिक जो है सिचुएशन को बेहतर करेंगे, वो एक हिजाब बैन था, आप सुना होगा ईरान के अंदर पिछले सालों में बड़ी डिबेट इस पर रही है, और सोशल लिबरलाइजेशन आप बात कर रहे थे उसके ऊपर, तो उसके ऊपर उनकी टोटल जो थी डिबेट ये थी कि वो लोगों को थोड़ा फैसिलिटेट करेंगे, थोड़ा सा मॉडरेशन की तरफ लेकर जाएंगे, जो अवाम की डिमांड है पिछले कई सालों से। अवाम चाहते हैं कि वहाँ पे एटलीस्ट जो दुनिया के अंदर ग्लोबल वर्ल्ड बन चुकी है, लोग देख रहे होते हैं, लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो लोग
अपने आप को भी उसी तरह से जो है जज करना चाहते हैं, अपनी अपनी लाइफ को उसी तरीके से बदलना चाहते होते हैं। तो उस डिमांड को बेसिकली उन्होंने नरेट किया अपने इलेक्शन कैंपेन के अंदर, और उन्होंने वोट हासिल किए, और उसी के ऊपर शायद वो थोड़ा बहुत अपने डोमेस्टिक जो पॉलिसीज है उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन अच्छा सावंत करेंगे। साहब, जिस तरह से हमने देखा कि उन्होंने अपने इंतखाबी मंशूर में भी कहा कि इजाज़त दी जाएगी अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजारने की, तो इस पर जो है वो सुप्रीम लीडर की जानिब से भी काफ़ी कुछ देखने में आया हमें। और क्या अब उनके होते हुए, जिस तरह से आपने कहा कि ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो है वो करते हैं सुप्रीम लीडर, तो क्या ये पॉलिसीज़ मेंटेन कर पाएंगे, अवाम को इतनी आज़ादी मिल पाएगी? जी देखें, बिल्कुल जिस तरह उस्मान शायद पहले बता रहे थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि जो डिमांड होती है, पब्लिक डिमांड, कहीं ना कहीं उसको फुलफिल करना पड़ता है। और ईरान का जो इनकलाब था वो उसको गुजरे हुए तकरीबन 50 साल होने वाले हैं, सॉरी 40 साल होने वाले हैं। तो अब जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो ग्लोबलाइज जनरेशन है, जो सोशल मीडिया बैठती है, बाकी दुनिया के हालात देखती है, वो डेफिनेटली डिमांड करती है कि उनके अपने मुल्क के हालात भी वैसे ही हों, उनको भी उतनी आज़ादी हो, उनकी जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी हों, वो भी दुनिया में ट्रैवल कर सके। तो इस तरह की डिमांड यूथ की तरफ से आती है, और उस डिमांड को आप किसी सर्टेन टाइम तक तो नेगेट कर सकते हैं, आप उसको रोक सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली लॉन्ग टाइम के लिए उसको नहीं आप रोक पाएंगे। और ईरान के पॉलिटिकल सिस्टम में खास तौर पे दो बड़ी फोर्सेस होती हैं। एक इलेक्टेड फोर्स होती है जो प्रेसिडेंट ऑफिस होता है, और उसकी साथ उसकी जो काउंसिल ऑफ कैबिनेट होती है, या काउंसिल ऑफ उसके जो मिनिस्टर्स होते हैं वो होती है। और दूसरी तरफ जो बड़ी फोर्स है वो होती है जो उनका सुप्रीम लीडर है, और उसके साथ उसकी जो काउंसिल ऑफ एक्सपर्ट होती है। तो ये दोनों फोर्सेस में एक जो फोर्स है वो इलेक्टेड होती है, अवाम जाती है, अवाम वोट दे के अपने मर्जी के मुताबिक जो उनको कैंडिडेट अच्छा लगा उसको चुनते हैं। और दूसरी तरफ जो है वो एक परमानेंट फोर्स है कि बेसिकली ईरान के जो सियासी ढांचा है वो प्रोड्यूस करता है, और वो अपने आप कह सकते हो आइडियोलॉजी के साथ मुख्तलिफ उसी को पाने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्योंकि वक्त बदल रहा है, अवाम की डिमांड बढ़ रही है, और इस इलेक्शन में हमने देखा भी कि मेजॉरिटी जो लोग हैं वो वोट कास्ट करने आए ही नहीं है, जो कर सकते हैं। और बहुत ज्यादा इंटरनेशनल एक्सपर्ट ने, इंटरनेशनल अफेयर के जो एक्सपर्ट बात ये की है कि ये बेसिकली उनका एहतजाज था कि वो इस निज़ाम से ही बेसिकली आप समझ लें कि वो इस निज़ाम में हिस्सा लेने के ख्वाह नहीं है, वो नहीं चाहते, वो समझ रहे हैं कि ये निज़ाम उनको कुछ दे नहीं रहा। तो ये इन चीज़ों को भी नोट करना पड़ेगा। और उनका जो एक परमानेंट जो अथॉरिटी है, जिसमें उनका सुप्रीम लीडर है, उनकी काउंसिल ऑफ एक्सपर्ट है, उनकी गार्डियन काउंसिल है, उनको देखना पड़ेगा किस तरीके से वो अवाम की इन उमंगों को और इन चीज़ों को नोट करें और उसको एड्रेस करें। और मुझे लगता है कि शायद वो थोड़ा बहुत क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे प्रेसिडेंट को। साथ ही रहिएगा, उस्मान शाहिद साहब भी हमारे साथ हैं, उनको भी गुफ्तगू में ऐड कर लेते। उस्मान साहब, जिस तरह से सामल खरल साहब ने बोला कि अवाम की रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा आई, और उस रेजिस्टेंस को देखते हुए क्या अब वो पॉलिसीज मेंटेन हो सकती हैं, कर सकेंगे मसूद पज़ेश्कियान आयतुल्लाह खामनाई के होते हुए, जिससे आवाम को फ़ायदा हो? जिस तरह अवामी एहतजाज आवाम ने रिकॉर्ड कराया, बहुत बड़ी तादाद वोट डालने भी नहीं आई, तो क्या अब पॉलिसीज़ बदल सकती हैं? पॉलिसीज़ में कोई नरमी आ सकती है? आवाम को कोई उस तरह से मामलात मिल सकते हैं जैसे पूरी दुनिया गुजार रही है अपनी ज़िंदगी? मेरे ख्याल में हम एक गो में यस तो नहीं कह सकते डेफिनेटली, लेकिन एक सूरत हाल क्रिएट होगी है। मुझे एक वैक्यूम नज़र आता है जिसके अंदर गुंजाइश है काफ़ी प्रेसिडेंट पज़ेश्कियान के लिए कि वो उस लेवरेज को डेफिनेटली एग्जॉस्ट करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह सावल साहब ने बात की कि बड़ी डिसग्रंटल्ड है इस वक्त वहाँ की यूथ है, जब वो देखती है कि हमारी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। मतलब ईरान एक ऐसा कंट्री है मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर कि उनकी मूवीज़ ऑस्कर के लिए नॉमिनेट होती हैं, लेकिन उनको रिसीव करने के लिए वीज़ा नहीं मिलता वहाँ जाने के लिए अमेरिका। तो मुझे लगता है कि एक ऐसी कौम जो बड़ी वाइब्रेंट थ्राइविंग किस्म की कौम है, उसने जिस तरीके से इन्फ्लुएंस किए इस इलेक्शन के अंदर है, स्पेशली ये डीप स्टेट के लिए, जो कि वहाँ की डीप स्टेट है, डेफिनेटली वहाँ के जो क्लैरिकल अपना, जैसे मैंने कहा कि क्लैरिक्स की पावरफुल वहाँ पे एलीट है, उसके लिए एक बड़ा स्टर्न मैसेज है कि जिस तरह लोगों ने पहले, अब सावंत साहब ने कहा कि एहतजाज किया एक तरह से उस प्रोसेस का ना पार्ट बन के, और जो शामिल हुए डेफिनेटली इसमें हम कोई दो राय नहीं है कि वहाँ पे भी हमें कौम तकसीम नज़र आती है बहुत ज़्यादा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये प्रोसेस इसी तरह स्मूथली चला एक दो दफ़ा के बाद, तो मुझे लगता है फिर शायद डीप स्टेट को अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी करने की ज़रूरत डेफिनेटली पेश आएगी। ठीक है। अच्छा सामल साहब, अब ये बताइएगा कि एक बहुत अहम बात आज उन्होंने अपनी विक्ट्री स्पीच में जो है वो की कि उन्होंने कहा कि हम जीत के बाद जो है वो तमाम लोगों की जानिब जो है वो हाथ बढ़ाएंगे दोस्ती का। तो यहाँ से जो है वो आपको क्या लगता है, ऐसे लोग जो
दुश्मन पहले थे ईरान के, उन पे पाबंदियां लगी हुई थी, यहाँ से आप क्या अखज़ करेंगे कि उनसे मामलात जो है वो बेहतर करने जा रहे हैं? क्या अमेरिका से मामलात बेहतर हो सकते हैं और डायलॉग की में टेबल पर आएंगे? मामलात किस तरह से जाएंगे? जी बिल्कुल, जैसे मैं पहले कह रहा था कि क्योंकि अवाम की तरफ से ये डिमांड है और अवाम ये समझती है कि उनको बाकी दुनिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए, उनको वेस्ट के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए ताकि अवाम का जो है वो लिंक क्रिएट हो सके और लोग जो है वो इंटरनेशनल जितना भी हमारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होती हैं उसमें वो भी शरीक हो सकें। इसलिए इसी पॉइंट के ऊपर उनकी अपनी पूरी कैंपेन रही है। एक तो डोमेस्टिक में जिसमें उन्होंने स्काफ का बहुत जिक्र किया, दूसरा इंटरनेशनल जो उनकी फिर की अपने कैंपेन में उन्होंने खास पे वेस्ट के साथ ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश की। मुझे लगता है कि डेफिनेटली ये एक जो आप कह सकते हो इस्लाम पसंदी का एक मैसेज है उनका और वो चाहते हैं कि वो वेस्ट के साथ ताल्लुकात अच्छे करें। उसके जिस तरह पहले उस्मान साहब कह रहे थे कि वहाँ पे दवाइयाँ नहीं मिलती, हेल्थ केयर की सिचुएशन बहुत बुरी है और इन सारी चीजों को एज ए डॉक्टर सर्जन वो समझते हैं और उनको लगता है कि डेफिनेटली इस आजकल की ग्लोबलाइज वर्ल्ड में एक मुल्क जो है वो कोई भी एक मुल्क अकेला नहीं रह सकता, उसको दुनिया के साथ अपने ताल्लुकात बनाना चाहते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि वो प्रोड्यूस नहीं कर पाते, ठीक है, तो इंटरनेशनल ट्रेड को जो है वो मेंटेन करना पड़ता है। इसीलिए ये पब्लिक डिमांड भी समझते हैं और ये मुल्क की जरूरत भी है क्योंकि इकोनॉमी इसके बगैर जो है वो शायद सर्वाइव नहीं कर सकेगी, जो ऑलरेडी पहले ही उनकी बड़ी बुरी हाल है। तो इस वक्त ये जिस तरह की हम डिबेट कर रहे हैं कि क्वेश्चन मौजूद है उनके पास और शायद उनकी जो अथॉरिटीज हैं, जो परमानेंट अथॉरिटीज हैं, वो शायद वो क्वेश्चन प्रोवाइड भी करेंगी और उनके पास मौका होगा कि वो अपने इस जो भी उनके रिफॉर्म्स के आइडियाज को इम्प्लीमेंट कर सकें, वेस्ट के साथ बात करें, लोगों का जो मेल जो है, लोगों की जो ट्रैवलिंग है, लोगों का जो पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट है उसको बढ़ाएं ताकि लोग उनसे खुश हों तो अगले इलेक्शन में उनको डेफिनेट दोबारा वोट दें। ठीक है। अच्छा उस्मान साहब, आपको क्या लगता है जिस तरह से विक्ट्री स्पीच में पहले ही आकर कह देना कि ना सिर्फ हम बल्कि अवाम भी दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ से क्या लग रहा है आपको कि अब चीज़ें शुरू हो जाएंगी, सिविलाइजेशन की तरफ आ जाएंगी, मामला बेहतर होंगे? मेरे ख्याल में टू फोल्ड मैसेज है अवाम के लिए भी डेफिनेटली, वहाँ के ऊपर जो इंतहाई सख्त गिर मौक़िफ़ रखने वाले अपना हॉकिश पॉलिसीज़ वाले लोग अपना लीडरशिप है उसके लिए भी एक मैसेज है और डेफिनेटली एट लार्ज दुनिया के लिए भी है। अगर हम यहाँ पे ईरान की बात करें तो ईरान के लिए एक फेवरेबल सिनेरियो क्रिएट हो चुका है। अगर मिडल ईस्ट के अंदर देखें अदर दैन गज़ा क्राइसिस है कि किस तरीके से पिछले साल 16 मार्च को चाइनीज़ ब्रोकर डील हुई थी सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान में, बीजिंग के अंदर है। तो ना सऊदी अरेबिया एस्केलेशन में जाना चाहता है, MBS का भी 2030 का विजन है, वो भी आगे बढ़ना चाहते हैं, इकनॉमिक अपने इकॉनमी को थ्राइव करना चाहते हैं। और इसी तरीके से हम देखते हैं कि पिछले साल ही हम देखते हैं कि ईरान जो है वो SCO का मेंबर स्टेट बन गया, क्वालिफाई कर लिया और अब वो एक पराया स्टेट नहीं है। रीजनल उसकी आइसोलेशन जो है, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन वो ख़त्म हो चुकी है मुकम्मल तौर पे। और चाइना 2020 में $400 बिलियन की डील साइन कर चुका है उसके साथ 25 साल तक उसका सस्ता पेट्रोल लेने के लिए। तो मेरे ख्याल में और फिर BRI प्रोजेक्ट भी इस अपना रीजन का एक बहुत बड़ा आप कह लें कि एक तरह का मेगा किस्म का प्रोजेक्ट है जिसके अंदर एक मिसिंग पीस के तौर पे देखता था चाइना ईरान को। और अब सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को जो कुशन चाहिए, जो उन्हें अपना जगह चाहिए अब नए हुरमज़ तक एक्सेस के लिए, वो मेरे ख्याल में बेहतरीन एक अपना इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर ईरान के पास पहले से मौजूद है। और अफ़गानिस्तान से अगस्त 2021 के अमेरिका जा चुका हुआ है। तो मेरे ख्याल में एक फेवरेबल किस्म की कंडीशंस है एटलीस्ट रीजनल लेवल के ऊपर कि रीजन के अंदर तमाम जो अपना कुव्वतें हैं, स्पेशली रशिया, चाइना और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स इंक्लूडिंग पाकिस्तान, हम सब यहाँ के ऊपर एक्सेल करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक है। अच्छा सामल साहब बताइएगा, जिस तरह से पाकिस्तान का जिक्र आया तो आखिरी में वक्त हमारे पास कम है, लेकिन ये बताइएगा पाकिस्तान के हवाले से क्या पॉलिसी अपनाई जाएगी अब ईरान में जो नई हुकूमत आई है? देखिए, पाकिस्तान के साथ हमेशा ईरान जो है वो अच्छे ताल्लुकात रखता है। एक नेबरिंग कंट्री है हमारे बिल्कुल पड़ोस में होने की वजह से। दूसरा डेफिनेटली पाकिस्तान का और ईरान का जो एक आपस में लिंक है मजहब की बुनियाद पे, ये पाकिस्तान की 30% जो पॉपुलेशन है वो शिया सेक्ट से बिलोंग करती है और डेफिनेटली वो अपनी हमदर्दियां रखती है ईरान के साथ और इस चीज को समझता है। आपने देखा होगा जब लास्ट पाकिस्तान और ईरान के दरमियान कुछ मिलिट्री बेसिस पे कुछ एस्केलेशन हुई तो उसको बड़ी जल्दी बड़ी क्विकली खत्म किया गया, बिकॉज दोनों मुल्क समझते हैं कि हमारे दरमियान इस तरह की चीजें
शायद लॉन्ग टर्म में नहीं होने चाहिए। ईरान इस अपनी पॉलिसी को कंटिन्यू रखेगा और खासतौर पर पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर रखेगा, बिकॉज पिछले ही जो लास्ट उनके प्रेसिडेंट थे उन्होंने पाकिस्तान का विजिट भी किया और अच्छे नोट पे वो विजिट एंड हुआ हमारी तरफ से भी और उनकी तरफ से भी। तो जिस तरह की बात पहले हो रही है, उस्मान साहब कह रहे थे कि रीजनल जो एटलीस्ट उनके पास स्पेस है, रीजनल पावर के साथ उनके जो कनेक्शन है वो ज्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं, खासतौर पे सऊदी अरब के साथ जो एक हिस्टोरिकल उनके लिंक दोबारा से एक बड़े वक्त मुद्दत के बाद वो दोबारा से बेहतर होने हो रहे हैं। कतर के साथ है, फिर चाइना भी आ रहे की मौजूदगी के अंदर, और इसके साथ साथ पाकिस्तान, इंडिया के साथ उनके अच्छे इस तरह के टर्म्स हैं। तो उसके पास, ईरान के पास अच्छा मौका है कि वो रीजन के अंदर अपने तमाम जो करीबी ममालिक हैं, नेबरिंग कंट्री हैं, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात करे और एक्सटेंड करे इस चीज को टुवर्ड्स यूरोप एंड टुवर्ड्स वेस्ट, ताकि जो नारा है उनका, जो बलूचिस्तान का नारा है, उनके इलेक्टोरल नारा है, उसको और अवाम की जो डिमांड है उसको फुलफिल किया जा सके। ठीक है, और यही सवाल आपकी जानिब उस्मान शाहिद साहब क्विकली आंसर कीजिएगा कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को किस तरह से देखते हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए डेफिनेटली बहुत बड़ा लेवरेज है। हमने माजी में देखा जब जरदारी साहब की गवर्नमेंट आती है तो काफ़ी ज़्यादा दौरे जो है ना वो स्टार्ट हो जाते हैं दोनों साइड के ऊपर है। अभी हमने रिसेंटली देखा। और दूसरा हम देखते हैं कि IPI डील के हवाले से जो $18 बिलियन का पाकिस्तान को पेनल्टी पड़ने की बात की जा रही थी है, उसके अंदर पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा कुशन क्रिएट हुआ है कि हम इंगेज कर सकते हैं इस नई गवर्नमेंट को IPI डील के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान को 750 किलोमीटर की पाइपलाइन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अपनी साइड पर डेवलप करना है। तो मुझे लगता है हम उस साइड के ऊपर भी ईरान के साथ किसी तरह की। ठीक है उस्मान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सामल खरल साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। अब देखना ये है कि ईरान के नए सदर आने के बाद किस तरह से ताल्लुकात रहते हैं पाकिस्तान के साथ और बाकी आलमी दुनिया के साथ। आल्दो के दोस्ती का हाथ तो उन्होंने बढ़ाया है, लेकिन अब ये तो वक्त बताएगा क्या मामलात रहते हैं। तो पावर शो से मुझे इजाज़त दीजिए, एक नए टॉपिक के साथ, नए प्रोग्राम के साथ कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।